गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट पर। आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम आपके साथ में सिविल इंजीनियर का बहुत ही मज़ेदार है वाटर सप्लाई में जॉइंटिंग, लेइंग एंड कमीशनिंग की बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं। इससे पहले आपको बता दें, गणेश चतुर्थी का महापर्व गणेश उत्सव चल रहा है। द सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट टीम की ओर से आप सभी को गॉड ऑफ विजडम गणेशा के महापर्व गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके प्यार के लिए हम बहुत आभारी हैं। और आपको अच्छी बुद्धि, विद्या और बहुत सारी सभी आपके लक्ष्य पूरे हों, ऐसी हमारी टीम ऐसी कामना करती है। इसी शुभकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं वाटर सप्लाई के बारे में। और वाटर सप्लाई में इलेक्ट्रिक फ्यूजन, बट फ्यूजन नॉर्मली लेइंग में होते हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। जॉइंटिंग, लेइंग में क्या कोडल प्रोविजंस हैं। कमीशनिंग की बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। आज हम आईएस कोड 7634/2012 के हिसाब से करने वाले हैं। तो समय जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ये 7634 पार्ट 2 है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम बताएं कि एसडीपी पाइप के लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। पहले तो हम बता दें एसडीपी पाइप क्या है। तो एसडीपी पाइप का ना कंटिन्यूसली मेकिंग होती है, मतलब इसकी कन्फर्मिंग टू IS 4984 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको वहां पे जाने देखना है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक है, आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं। IS कोड्स की चिंता नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने फील्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज पर प्लास्टिक पाइप इंस्टीट्यूट और SD पाइप एज पर IS कोड 4984/1995 की बात की है। आज हम फील्ड हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट एज पर 7634 पार्ट 2 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दिस इज द सब्सक्रिप्शन टाइम। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और जिससे मिलेगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं जॉइंटिंग टेक्निक्स की बात। सबसे पहले क्या होगा, जॉइंटिंग सी होगी। लेइंग पाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंटिंग टेक्निक्स में फ्यूजन वेल्डिंग एसडीपी पाइप के केस में मोस्टली यूज होती है। बट फ्यूजन, सॉकेट फ्यूजन, इलेक्ट्रो फ्यूजन मोस्टली आपने देखे होंगे। तो बट फ्यूजन और इलेक्ट्रो फ्यूजन के बारे में आज हम बात करेंगे। सॉकेट फ्यूजन एक्चुअली बाद में फिर कभी देखेंगे और अभी इस चीज को। और बाकी इंसर्ट टाइप जॉइंट्स, कंप्रेसिव फिटिंग, पुश फिट जॉइंट, इसका आईएस कोड में कोडल प्रोविजंस हैं। आपको कभी जरूरत लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके उसको देखना है और पढ़ना है। मोस्टली रिकमेंडेड है 7634। चिपको वगैरह सबने इसको सेंट्रल हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले के मैनुअल्स में भी, वाटर सप्लाई मैनुअल्स में भी इसको विस्तार से बताया। तो भाई देखिए, फ्यूजन वेल्डिंग, एक्चुअली फ्यूजन वेल्डिंग होती क्या है या फ्यूजिंग वेल्डेड जॉइंट्स क्या होते हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या है ये देख लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि दो पाइप को सेम अलाइनमेंट में गर्म करते हैं, उसके कॉर्नर सरफेसेस को जिन्हें ज्वाइंट करना होता है, और उन्हें एक सफिशिएंट फोर्स के साथ में उनको कंप्रेस किया जाता है और एक उनके जो मटेरियल को मिलाने का, उनके जो मिक्स को फ्लो करने का, क्योंकि मेल्ट के बाद वो मिलेंगे तो वो ज्वाइंट हो जाएगा और वो फेविक्विक टाइप फ्यूजन बनाएंगे। उसको फ्यूजन कहते हैं। इसी प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं जो फ्यूजन बॉइलिंग में जनरली यूज होती है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो कॉर्नर एंड्स हैं वो अच्छे से साफ हों, टेम्परेचर कंट्रोल्स हो, मतलब जो जिस पे भी आप करें तो टेम्परेचर वेरिएशंस ना हो, और डेजिग्नेटेड इक्विपमेंट्स, अलाइनमेंट वगैरह का ध्यान हमें रखना होता है। ये इंटीग्रिटी ऑफ फ्यूजन पॉइंट्स, इन सभी पे डिपेंड करता है फ्यूजन जॉइंट आपका कैसा होगा। अभी बट जॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि बट फ्यूजन में बट जॉइंट क्या होते हैं, जब किसी दो पाइप्स को आप कॉर्नर, कभी किसी भी दो चीजों को, नॉट अ पाइप और मैटर, बट जॉइंट क्या होता है हम वो बता रहे हैं। जब दो पाइप को बिना किसी, विदाउट स्पेशल शेपिंग के, जब आप उसके कॉर्नर्स को ज्वाइंट करते हैं ना, बाय सिंपली प्लेसिंग देयर एंड टुगेदर विदाउट एनी स्पेशल शेपिंग, उसको बट ज्वाइंट कहते हैं। और इस केस में आप फेस टू फेस ज्वाइंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज हो गई। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बट फ्यूजन ज्वाइंट करने के लिए, तो हमें एक नॉन स्टिक कोटेड विथ पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन हीटिंग प्लेट्स जो मॉनली चाहिए, चैम्फरिंग प्लानिंग टूल्स चाहिए, इलेक्ट्रिक मैनुअल दोनों चलेंगे, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पावर पैक चाहिए, फोर्स साइज ग्रेटर देन 125 mm। 125 mm से ज्यादा के साइज के लिए हाइड्रोलिक पावर पैक ही चाहिए, और उससे नीचे के लिए आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऐसा कोडल प्रोविजन कहता है। द ऑल थिंग्स आर कोडल प्रोविजन। आप इसे देखिए, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स में आप ये जो देख रहे हैं ये सारा अरेंजमेंट है। ये हमारी प्लेट्स हैं जिसे मिरर भी कहते हैं, हीटिंग मिरर,
या मिरर प्लेट भी कहते हैं, जिसका अभी हम बात कर रहे थे। हीटिंग प्लेट्स वही है। तो हीटिंग प्लेट्स की बात हो रही है और ये वो हीटिंग प्लेट्स है, इस तरह से होता है, इस तरह से हैंडल होता है और इसमें इंडिकेटर टाइप होते हैं। तो इसमें टेम्परेचर वगैरह वेरिएशन का देखते हैं। अब इसमें देखिए कि बट फ्यूजन वेल्डिंग कैसे होता है। 2 पाइप होते हैं, उसके बीच में हीटिंग टूल्स, जो हीटिंग प्लेट्स हैं, ये जो हीटिंग टूल्स हैं इन दोनों पाइप के बीच में लगा दिया जाता है और लगाने के बाद में उनको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने के बाद वो थोड़ा सा मेल्ट होते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं। उसका कोडल प्रोविजन है, हम आगे बात करेंगे प्रोविजन। और उसके बाद उसको हटाते हैं और वापस से ज्वाइन करते हैं और जो फ्यूजन होता है वो आपका वेल्डिंग ज्वाइंट बनाता है। चलो विस्तार से बात करते हैं किस तरह का प्रोसीजर होता है। आईस कोड्स क्या कहता है, तो आईस कोड्स क्या कहता है, हम डिक्टेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। दिस इज नॉट से कि हमें इंग्लिश पढ़ना आता है और आप हमें कुछ और बताइए। एक्चुअली ये प्रोसीजर है ना, कोडल प्रोविजंस में इस तरह से ही चीजें चलती हैं। क्लूज 1 कहता है क्लैम्प द पाइप एंड फिट इन द बट फ्यूजन ज्वाइंट्स। आपको क्या करना है, पाइप्स को क्लैंप करना है बट फ्यूजन ज्वाइंट के लिए, बाइप ऑफ करना है, साफ करना है कॉर्नर एंड्स को, और वहां पे स्क्रैपिंग भी, यदि उसके बाद जो पाइप है थोड़ा थोड़ा सा यदि कुछ लगा हुआ है तो उसको भी निकाल देना है। बेल्डिंग एंड शुड बी स्क्योर इन केस ऑफ पाइप प्लान बोथ एंड ऑफ द प्लानर। और पाइप डायमीटर ग्रेटर देन 160 के लिए मैकेनिकल बाइप ऑफ चाहिए, मतलब उसको साफ करने के लिए, और मैकेनिकली कटिंग टूल्स चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और रिमूव द प्लास्टिक सेविंग विद डिग्निटी टू द एंड विदाउट टचिंग द प्रिपेयर सरफेस। और वो थोड़ा सा साफ करना है, थोड़ा सा रब ऑफ करना है किनारे किनारे से, मतलब कुछ हो। उसके बाद में फिर प्रॉपर सॉल्वेंट से उसे साफ करना है और फिर ब्रिंग टुगेदर द एंड टू इंश्योर दैट आर अलाइंड। उनको पास में लाने से पहले ये देख लो कि आपके पाइप का अलाइनमेंट सही है कि नहीं है। ये आपका विजुअल इंस्पेक्शन होगा उस टाइम पे। और ऐसे इंजीनियर जो चीजें ध्यान रखनी होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि बट वेल्डिंग प्रोसीजर में हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो हीटिंग प्लेट है, हॉट प्लेट है, जो हीटिंग प्लेट है, उसको मिरर टर्म बोला हुआ है। मिरर इसीलिए बोला है क्योंकि उसमें हीटिंग प्लेट रेडिएट हीट्स निकलती है ना, तो उसको मिरर टाइप बोला है। और हमें ये देखना होता है कि उसकी रेंज 200 से 230 डिग्री सेल्सियस पर यदि टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो ये ज्वाइंट्स बहुत अच्छा बनेगा। और ये हमें साइड पे देखना होता है। और वैसे तो गुड प्रैक्टिस में ये होता है कि आप डमी वेल्डिंग करें, लेकिन डमी वेल्डिंग हर टाइम नहीं होती है, तो आप इसको शॉक स्टेज में उसको देख सकते हैं कि भाई क्या है। वैसे तो आजकल बहुत ही मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स आ गए हैं, टेम्परेचर वगैरह बता देता है कि अभी प्लेट का क्या टेम्परेचर है उस हिसाब से। और आपको क्या करना है, प्रियर टू हीटिंग लेवल पाइप अलाइनमेंट इंश्योर्स इक्वल प्लेट फेस ओवर द हीट सरफेस। भाई ये देख लिया आपने अलाइनमेंट वगैरह। उसके बाद में फिर आपको मूविंग प्लेट्स को कंप्रेस करना है। अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई आपको जो प्रेशर लगाना है वो 0.15 मेगा पास्कल का प्रेशर, स्टडी प्रेशर लगाना है टू द अप्लाइड वाइल अ यूनिफॉर्म बेड फॉर्म अराउंड द सर्कमस्टेंसेस। यूनिफॉर्म बेड फॉर्म होगा। बेड कैसे होगा, जो हॉटिंग प्लेट्स हैं, जब हॉटिंग प्लेट्स हैं, एक मिनट, जब हॉटिंग मिरर जो है, हीटिंग प्लेट है, हीटिंग प्लेट के दोनों तरफ पाइप को लेके आएंगे तो पाइप मेल्ट होगा। और जब प्रेशर ऑलरेडी लगा हुआ है तो उस प्रेशर की वजह से वो उस पर चढ़ना लगेगा, मतलब किनारे किनारे से एक हल्की हल्की परत होगी जो जैसे बिल्कुल पास में आगे पाइप आते हैं तो वो फैलने लगते हैं, तो वो उसको बेड फॉर्म करेगा। और जब वो बेड फॉर्म हो जाए, और ये देखना है कि वो इंटायर सरफेस पर बेड फॉर्म हो गया क्या, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मेल्ट सारा हो चुका है और वो पाइप के उसमें जो हीटिंग प्लेट्स हैं उसमें निकलने लगा है। कितने mm निकलना है, इसके लिए टेबल नंबर 1 हम रेफर करेंगे। और आफ्टर द बेड हाइट फॉर्म एज पर टेबल नंबर 1 और प्रेशर टाइमिंग डायग्राम हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। और इसी को स्टडी करना, इसी को पढ़ना समझना आना चाहिए। और मोस्टली बट वेल्डिंग प्रोसीजर में यही ध्यान रखना होता है। आईस कोड 7634 2012 पार्ट 2 ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको डाउनलोड करना है। पढ़ना जरूर है, जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट करना है, हम जरूर बताएंगे। बट आपको क्या करना है, बेड फॉर्म हो गया। अब पहले तो बेड क्लियर कर देते हैं, नहीं तो समझ में आएगा। देखिए ये टेबल नंबर 1 है, वैल्यू ऑफ रिकमेंडेड बेड विड्थ। बेड क्या है, उस पाइप के किनारे से बनने वाला, वो चढ़ने वाला एक हल्का सा, ये 0.5 ये डायमीटर है, इस डायमीटर के हिसाब से 0.5, 1.52 ये है। तो इतने mm का एक बेड फॉर्म होगा। तो कॉन्टेक्ट प्रेशर, इसके बाद में आप बट मेंटेन द कॉन्टेक्ट प्रेशर बिटवीन द प्लेट एंड एंड ऑफ द हीटिंग सरफेस।
लेकिन इसके बाद भी आपको कॉन्टैक्ट प्रेशर रिलीव कर देना है, बट कॉन्टैक्ट प्रेशर मेंटेन करना है, प्रेशर बुल्टअप टाइम मेंशन इन द टेबल नंबर 1। अब देखिए बुल्टअप टाइम है, ये ज्वाइंटिंग की बात हो रही है, अभी हम ज्वाइंटिंग नहीं कर रहे हैं, हीटिंग अप का है ना, तो ये हीटिंग अप का टाइम ये 4 वाला हमें ये कंसीडर करना है। ये जिसकी इस क्लूज में जो बात कर रहे हैं ये लोग, हीटिंग बुल्टअप टाइम मेंशन इन द टेबल नंबर 1। और अभी हम प्रेशर डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रेशर डायग्राम बोलता है कि आपने सडनली प्रेशर इंक्रीज किया, आपने हीटिंग प्लेट से पास में लेके, हीटिंग प्लेट्स में दोनों पाइप को प्रेशर के साथ पाइप में लेके आए, तो ये आपका प्रेशर होगा 0.15 के थोड़ा सा कम या प्लस माइनस 1.1 तक। और यहां तक आपको वो बेडिंग पीरियड यही वाला है जो इक्वलाइज पीरियड प्रेशर है, इक्वलाइजेशन प्रेशर है, इसको लगाने के बाद में आपने प्रेशर को रिलीव किया और कॉन्टैक्ट प्रेशर मेंटेन करके रखा उस हीटिंग अप पीरियड के लिए। हीटिंग अप पीरियड ये 45 सेकंड डिफरेंट नॉमिनल बॉल थिकनेस के लिए अलग अलग होता है, तो ये चीज हो गई है। अब आप ये देखिए, और उसके बाद में चेंज ओवर पीरियड आता है। चेंज ओवर पीरियड पे क्या करना है, आपको पाइप को बाहर वापस निकालना है, हीटिंग प्लेट को हटाना है और वापस से ज्वाइन करना है। ये कितना होता है, आइस कोड कहता है कि यदि आपकी नॉमिनल बॉल थिकनेस 50 mm की है या 7 mm की, मोस्टली देख ले 50 mm की है, तो चेंज ओवर टाइम है 20 सेकंड में आपको वापस से लगाना है। तो ये आपका प्रेशर बुल्टअप टाइम हो गया, चेंज ओवर पीरियड हो गया। उसके बाद ज्वाइंटिंग बुल्टअप पीरियड शुरू होगा। तो ज्वाइंटिंग बुल्टअप पीरियड में ग्रेजुअली प्रेशर को इंक्रीज करना है, सडनली नहीं करना है, आराम आराम से। ये आपको डायग्राम यही दिखाता है कि यहां से यहां तक ये ज्वाइंटिंग बुल्टअप पीरियड है और ये कितना होना चाहिए। आईएस कोड्स की टेबल नंबर 1 कहती है कि नॉर्मली यदि 50 mm की बॉल थिकनेस है, 50 mm बॉल थिकनेस बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसके ये 25 सेकेंड है। यदि आपका 4.5 mm की बॉल थिकनेस है तो 5 सेकंड्स के लिए आपको 5 सेकंड्स में आपको अपना बुल्टअप प्रेशर करना। इसके बाद में क्या करना, जब प्रेशर बुल्टअप हो गया फिर आपको कूलिंग, अब यहाँ पे हीटिंग तो हो नहीं रही है, हीटिंग तो खत्म, अब कूलिंग उसी प्रेशर में आपको इस टाइम पीरियड के लिए कूलिंग करना है। ये आपको टाइम और प्रेशर चार्ट, ये जो प्रेशर टाइम डायग्राम है इसको फॉलो करना है। ये हमारा टेक्निकल काम है इस फ्यूजन में, और नॉर्मली तो व्यक्ति कर ही देते हैं, तो दैट इज नॉट अ इशू। इसके बाद कूलिंग पीरियड शुरू होता है। तो ज्वाइंटिंग प्रेशर में कूलिंग पीरियड, ये भी आईएस कोड्स की टेबल नंबर 1 में मेंशन है। ये आपको जितनी भी बॉल थिकनेस है उस हिसाब से हर पाइप की अलग अलग होती है। और कूलिंग टाइम ड्यूरिंग प्रेशर रिलैक्सेशन, आपने प्रेशर हटा दिया है, अब कूलिंग टाइम कितना है, इसी इन सब चीजों पे ही आपके जॉइंट्स की इफेक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है एसिकल टेक्निकल टीम। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी कुछ डाउट्स हैं या कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। When reviewing the mirror, make sure do not burst across the molten pipe end. जो molten pipe end है वो उसमें चिपके नहीं होना चाहिए, burst off. और bring molting end together, follow the recommended pressure as per the requirement. वही चीज मैंने जो बोला, see the table number 1. This procedure should be applied by bolt up gradually to avoid squeeze out of too much of belt. Do not disturb the joint during the required cooling time. Follow the pressure time diagram as given in the figure number 2. फॉलो हम बात कर चुके हैं, ये हमारी टेबल नंबर 1 है और यही हमारा प्रेशर टाइम है। हमने ब्रॉडली और बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और समझाया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। प्रेशर टाइम डायग्राम का टेक्निकली, रिलैक्स द प्रेशर केयरफुली, रिमूव द क्लैंप ओनली आफ्टर द इंश्योर। जब आपका कूलिंग टाइम खत्म हो जाए ना, तो आपको क्लैंप हटा देना है। इनसाइड एंड आउटसाइड बेड रिमूवल, और इनसाइड आउटसाइड बेड रिमूवल, आउटसाइड का, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड का तो नहीं निकाल पाएंगे, आउटसाइड का बेड जो है वो रिमूव कर सकते हैं आफ्टर बेल्डिंग जॉइंट कूल हो गया हो तो सेल नॉट अफेक्ट एनी बेल्डिंग परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है आई होप चीजें, बट बेल्डिंग प्रोसीजर में यही था। आपको प्रेशर डायग्राम और टेबल नंबर 1 ध्यान रखना है। इसमें क्या चीजें और क्या होगा कि इसकी कुछ सावधानियां रखनी है कि आपका टेम्परेचर वाइज तो होना चाहिए, और जो मिरर है, जो हीटिंग प्लेट्स को जो मिरर बोलते हैं इसमें, उसमें कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। और आफ्टर द प्रेशर इज रिलैक्स, जॉइंट इज अलाउड टू कूल टू एम्बिएंट टेम्परेचर। ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपने ज्वाइंट कर दिया है तो एम्बिएंट टेम्परेचर तक कूल होने के लिए उसे अनडिस्टर्ब रखना है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आपको फोर्सली कूलिंग नहीं करनी है, एम्बिएंट टेम्परेचर पर स्लोली होगा, ठीक है। बट बेल्डिंग प्रोसीजर में ये सब चीजें आपको ध्यान रखोगे तो आई होप आपका ज्वाइंट बहुत अच्छा बनेगा और बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी लीकेज वगैरह की। अब इलेक्ट्रोफ्यूजन की बात आती है। देखिए इसकी जरूरत क्यों है, ये देखो भाई,
आपने देखा कि अभी आपने वर्ड फ्यूजन के बारे में जाना और उसमें देखा कि वो मूवमेंट्स करने की जरूरत पड़ रही है। अब भाई जहाँ जंक्शन होंगे वहां तो मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, या फिर किस तरह से चीजों को देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोफ्यूजन की इंपोर्टेंस समझ में आती है। और इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या होता है, एक फ्यूजन, ये जो आप देख रहे हैं सॉकेट, फ्यूजन सॉकेट होते हैं, इसमें यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रिक केबल्स लगा देते हैं और जब फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे फ्यूजन वेल्डिंग इंडिकेटर से ये बाहर आ जाते हैं, दैट इज फ्यूजन हो गया। इसको हम बहुत अच्छे से साइड पर हमारे एक चीजें हैं उसको भी हम विजुअलाइजेशन दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रोफ्यूजन का थोड़ा सा क्या बोलता है, आइस कोर्स क्या बोलता है, इलेक्ट्रोफ्यूजन इज अ हीट फ्यूजन प्रोसेस वेयर द कपलिंग और फिटिंग कंटेन एन इंट्रीगल हीटिंग सोर्स। रेजिस्टेंस वायर लगे होते हैं इसके अंदर की मैकेनिज्म अभी थोड़ी सी देर में बता रहे हैं। हीटिंग वायर इट इज यूज्ड टू जॉइन द पाइप एंड फिटिंग, और पाइप जॉइंट में द जॉइंटिंग एरिया दैट मीट द पाइप सरफेस एंड इनसाइड द फिटिंग एंड ओवरलैप द रेजिस्टेंस वायर इनसाइड द फिटिंग आर हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम करते हैं। अब देखिए ये हमारा आइस कोर्स है, इसमें फ्यूजन में ये जो आप देख रहे थे वही सॉकेट्स है, यहाँ पे फ्यूजन इंडिकेटर होते हैं, यहाँ पे ये कॉइल्स हैं और ये टॉप ऑफ द केबल्स है। ड्यूरिंग द हीटिंग, आप क्या बोलता है आइस कोर्स, ड्यूरिंग द हीटिंग फिटिंग एंड पाइप मटेरियल मेल्ट एक्सपांड एंड फ्यूज टुगेदर, और एक्सपांड भी करेगा और फ्यूज भी टुगेदर होगा। और हीटिंग द कूलिंग साइकिल आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द बारकोड अरेंजमेंट। भाई बहुत ही गजब का है, आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या है। वेल्डिंग इक्विपमेंट्स आर इट्स एसेसरीज शैल बी एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड वोल्टेज। भाई वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट्स में इलेक्ट्रिक वोल्टेज की सप्लाई होनी चाहिए। द डिवाइस मस्ट स्विच ऑफ, वेल्डिंग मशीन मस्ट बी कैलिब्रेटेड, वेल्डिंग मशीन कैलिब्रेटेड होना चाहिए। टाइमिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग बारकोड डाटा को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। द फिटिंग मशीनरी मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड शैल बी ऑल। तो ये ठीक है। अब ये चीज देखिए ना आप, जो ये 2D है, ये 3D है, और इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है ये है। इस तरह का येलो कलर का एक मटेरियल होता है, आप इस वेल्डिंग सॉकेट्स में देख सकते हैं। उसमें ये रेजिस्टेंस वायर होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो ये आपका ये वायर मेल्ट हो जाता है, और ये वायर मेल्ट होगा और येलो कलर वायर हीट होगा, और जो येलो कलर का ये मटेरियल है वो मेल्ट होने लगेगा, मेल्ट होकर जॉइंटिंग करेगा, और यहाँ से ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो फ्यूजन इंडिकेटर्स हैं, ये बाहर निकलेगा। चलिए अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये फॉलो होती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इस तरह का ये पाइप होता है, इसमें ये कॉइल्स होती हैं। कॉइल्स के जैसे आप लगाते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस वायर से हीट होती हैं और ये मेल्ट होता है, और ये यहाँ से फ्यूजन इंडिकेटर्स होते हैं। एक बार और आप देख लीजिए इसको, किस तरह से ये एग्जैक्टली फ्यूजिंग काम करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाद में। इसको बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है हमारी टीम की मेहनत। आपने देखा इलेक्ट्रोफ्यूजन की जरूरत कहां पड़ती है, उसकी बात हम आपको बता चुके हैं कि भाई जहां पे जंक्शंस हैं, वहां पर टाई जॉइंट्स हैं, वहां पे मूविंग पाइप्स, जहां पे मूवमेंट नहीं हो सकता, तो वहां पे ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रोफ्यूजन की इंपोर्टेंस समझ में आती है। और ये चीजें हो गई। अब आपको ये प्रोसीजर हम आपको अब डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से होता है। प्रिपेयर द पाइप, कट द राइट एंगल एंड ट्रिम, रिमूव फिल्म, और इस सॉकेट के अंदर आपको मार्किंग का ध्यान रखना होता है। तो चलिए पहले आपको देख लेते हैं कि पहले चलिए हम आपको बताते हैं, फिर आपको विजुअलाइजेशन भी कराएंगे कि व्हाट द एग्जैक्टली, और साइड पे किस तरह से होता है। साइड पे प्रिपेयर द पाइप, कट द राइट एंगल एंड ट्रिम, रिमूव द आउटर फिल्म ऑफ द पाइप यूजिंग स्क्रैपर, स्क्रैपर से हटाना है। मार्किंग करनी है, क्लीन पाइप सरफेस विद क्लीनर इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग सप्लायर का जो क्लीनर है उससे आपको साफ करना है। मार्क द इंसर्ट्स इन डेप्थ इंसर्ट करना है। ये इस बात के लिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कुछ गैप छूट जाए, पूरा का पूरा इंसर्ट होना चाहिए। तो वो मार्किंग आपको बताती है कि हाँ ये इंसर्ट हो चुका है। Insert depth on the pipe, remove the fitting from the package without touching the fusion surface. Using surfaces, firmly push in the pipe until the center stop of marking. जब तक आपके मार्किंग तक नहीं पहुंच जाए तब तक आपको पाइप को पुश करना है, और अच्छे से पहुंच जाए तो माउंट द फिक्स असेंबली अटैचमेंट, और आपको फिर अटैचमेंट लगाना है ताकि मूवमेंट ना हो। स्लाइड द सेकंड पाइप अप टू इनसाइड द फिटिंग टू एंटर स्टॉप और मार्किंग। जब तक मार्किंग तक नहीं पहुंचे तो दूसरा पाइप भी इसमें अंदर डाल दो। Firmly fasten the integral clamp
इंटीग्रेटेड क्लैंप आपको इंसर्ट करना है। नो मूवमेंट वाइल वेल्डिंग, फॉलो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मशीन्स। आपका मशीन ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगी कि ये कितने टाइम के लिए है, और चेक द फ्यूजन इंडिकेटर ऑन द फिटिंग एंड देन रिमूव द केबल। और जब आपका फ्यूजन हो जाए तो आपको केबल को रिमूव करना है, और उसके बाद में कूलिंग के लिए थोड़ा सा समय देना है। वेट टू कूलिंग एंड टू रिमूव द असेंबली, और कूलिंग के लिए आपको वेट फॉर कूलिंग टू रिमूव द असेंबली, और ये चीजें हो गई। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कुछ एक और विजुअलाइजेशन हमारी साइट पे लेके चलते हैं कि किस तरह से साइट पे होता है। उससे पहले हम एक चीज और दिखाना चाहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप देखेंगे कि आपको ये आपका सॉकेट्स है, इसके अंदर का येलो कलर की चीज आप देख पा रहे हैं, ये इसी को मेल्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम। स्क्रैपर टूल से आपको स्क्रैप करना है किनारे किनारे का, इतना कि उसमें हो जाए। तो हमने स्क्रैप कर लिया है, और अब हम उस सॉकेट के अंदर इसको डालेंगे। उसको करके पहले एक बार मार्किंग चेक कर लेंगे, मार्किंग जरूर करेंगे, ताकि हमारा जॉइंट्स की इफेक्टिवनेस, सारी चीजें क्लियर हों और जॉइंट परफेक्टली हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा सा रब ऑफ करना है आपने उसको, इमल्स ये आपका ये है, ये सॉल्यूशन की से उसको आपने स्क्रैप ऑफ करने के बाद सॉल्यूशन से उसको थोड़ा सा वाइप किया है, ठीक है। और आपको मार्किंग करनी है, तो देखिए इस स्केल से हमने मार्क किया है कि ये कितना अंदर तक है, और फिर आपको इस तरह से पाइप पर मार्क कर देना है। और ये हमने दूसरे पाइप पर भी मार्क कर दिया है। और इसको आपने अंदर की तरफ लगा दिया है, क्योंकि मेल्टिंग के बाद में सारा का सारा जो भी मटेरियल मेल्ट होगा वो उसके ऊपर लग जाएगा और फ्यूजन बना देगा। और आपको देखना है कि दोनों तरफ मार्किंग तक पाइप इंसर्ट हो चुका है, ये आपने चेक कर लिया, हमने भी चेक कर लिया। और अब आपको क्लैंपिंग लगा देनी है, ताकि कोई मूवमेंट ना हो दोनों पाइप के बीच में, और हमारा फ्यूजन अच्छे से हो जाए। और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए ये जो फ्यूजन लगा दिए हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं, ये तो हमारा हो गया लैब वाला काम और ये चीजें। और अब आपको ये होने के बाद में इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें देना है। और इसके अंदर होता क्या है कि इस तरह का ये येलो कलर का सॉकेट होता है, और उसमें रेजिस्टेंस वायर होते हैं। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो वायर हीट होना शुरू कर देते हैं, और जो येलो कलर का मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्टिंग के बाद में वो चीज ज्वाइंट्स हो जाती हैं। तो ये इंटरनल चीजें हैं, हमने दोनों बार उसको बहुत अच्छे से समझा है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हमने अपना मशीन ऑन कर दिया है, और जैसे ही ये फ्यूजन हो जाएगा तो इसमें ये आप देखिए यहाँ पर फ्यूजन इंडिकेटर धीमे धीमे निकलते हैं, और ये हमारा स्कैनिंग हुआ है, और यहाँ से कुछ टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है कि ये नॉर्मल। अब हम आपको लेके चलते हैं साइट के ऊपर, और साइट पे किस तरह से हम लोगों ने ज्वाइन करवाया था। और ये चीजें, ये हमारा फ्यूजन इंडिकेटर है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने दी है। ये हमारा बेल्ट है, ये जो हम ज्वाइंट्स कर रहे हैं, ये दोनों उसी तरह की चीजें हैं, बस वो लैब में थी और ये साइट पर है, इतना ही अंतर है। इस तरह के एक जंक्शन टी पॉइंट्स बन रहा था, वहां पर हमने इस तरह से ये सारी चीजें करवाई हैं। और बस आपको फ्यूजन लगाना है, पाइप को आपने इंसर्ट कर दिया है, मार्किंग वगैरह देख लेना है, अलाइनमेंट वगैरह भी देखना है थोड़ा सा, और इसके बाद में काम पूरा हो जाता है। चलिए एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, विजुअलाइजेशन ही है। ये हमने लगा दिया, और आप देखेंगे फ्यूजन का टाइमिंग कितना है। फ्यूजन मशीन में हमने देखा 7 मिनट का फ्यूजन है, और ये इस तरह से आपको 7 मिनट तक आपको मेंटेन करके रखना है, कूलिंग पीरियड के लिए छोड़ देना है उसको। और अभी आपका टाइम पीरियड हो गया, और इस तरह से चीजें ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये एक साइड पे किस तरह से फ्यूजन जॉइंट्स होते हैं, कितना सिंपल है ये सब चीजें करना, तो ये हमने आपको इसमें दिखाया। और आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और जो नहीं हुई हो उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम कुछ कोडल प्रोविजंस की बात करेंगे, लेइंग में किन चीजों का ध्यान रखना होता है। कोडल प्रोविजन में पाइप लेइंग के लिए है
कि laid along the side by trench and joint there are the joint pipelines shall be lowered into the trench carefully without causing under bending। आप कोई बेंडिंग वगैरह नहीं हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है पाइप लेइंग के टाइम पे, बेसिक से हैं। और 5.2 कहता है कि पॉलीथिलीन पाइप जो कंफर्म करता है IS 4984, आपको जाके देखना है, बीइंग ब्लैक इन कलर व्हेन सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट सनलाइट वार्म विदाउट एम्बिएंट टेम्परेचर में बिकम वार्मर। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो और वहां पे कोई शार्पर चीजें ना हो और वो उसके साथ अटैचमेंट ना हो, कूलिंग सफिशिएंट करके आपको अलाउ करना है। एक्चुअली ये सब चीजें साइड पे प्रैक्टिकली ओके। और 5.3 जो ध्यान रखने वाली बात है, पॉलीथिलीन प्रेशर पाइप सिस्टम जॉइंटेड बाय बट वेल्डिंग इलेक्ट्रोफ्यूजन एंड फ्लैंज डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल जॉइंट रिस्ट्रेंट और थ्रस्ट ब्लॉक जॉइंट एंचर। आपको नॉर्मली इन जॉइंटों पे थ्रस्ट ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहां पे बेंडिंग होती है वहां पे थ्रस्ट ब्लॉक जरूर लगाते हैं। जहां पे टर्न पाइप बेंड हो रहा हो, कितने भी एंगल से बेंड हो रहा हो, तो वहां पे जरूर लगाते हैं थ्रस्ट ब्लॉक को। और बेसिकली वहां पे हर जगह लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, फ्यूजन पॉइंट्स के अंदर जस्ट। और पाइपलाइन आर नॉन मेटालिक और ये सब चीजें आपको हो गया। और बिकॉज ऑफ द हाई इंटीग्रिटी ऑफ प्रॉपरली मेड फ्यूजन जॉइंट्स, PE pipe can be used for special installation techniques such as horizontal direction drilling, pipes bursting, micro tunnel method of the trenchless technologies। और अब हम कुछ अर्थवर्क की, आपने ट्रेंचिंग की, आपने अर्थवर्क करना है, फिलिंग करना है, तो ट्रेंचिंग की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में अर्थवर्क में हमने ये है कि फिगर नंबर 12 एंड टेबल नंबर 3 को रेफर करना है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको टेबल नंबर 3 पर, जिसमें ये बताया कि यदि पाइप का साइज, ये ध्यान देखिए, इसमें DN होता है, नॉमिनल डायमीटर आउट, ये जो होता है आउटर डायमीटर को मेजर करते हैं। और इसमें मान के चलिए कि आपके पास में 125 mm का डायमीटर है, तो उसके लिए आपको विड्थ 425 रखनी है, मतलब ये 300 प्लस डाया होती है। इनिशियली बैकफिलिंग आपको 150 ये मेजर होगी क्राउन के पाइप से, और रेंज ऑफ द डेप्थ टू बी कवर 900 to 110 मिनिमम है रेंज ऑफ द डेप्थ टू कवर। और ये आपका टॉयल नंबर ये है, देखिए, फॉर अ सॉइल हैविंग नो रॉक एंड नेचुरल इंट्रिगर कंप्राइज प्रिलिमिनरी ऑफ द राउंडेड पार्शियल क्रिएटेड बाय मैकेनिकली इरोजन, वहां पे आपको कोई सैंड बेडिंग की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई रॉक या नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है। तो बट 12B कहता है कि सॉइल हैविंग शार्प रॉक्स, यदि उस सॉइल में शार्प रॉक्स हैं, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स है, तो और इनकी डायमीटर 20 mm से ज्यादा है रॉक फ्रेगमेंट का, तो आपको 100 mm तक नीचे सैंड की बेडिंग देनी है। फिर उसके बाद में प्रॉपरली बड़े बोल्डर्स को हटाने के बाद में 150 mm की बेडिंग करनी है, उसका कॉम्पैक्ट करना है, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द डेप्थ आपको फिलिंग करनी है। तो ये ब्लैक फिलिंग में कुछ चीजें जॉन होते हैं, जॉन ए, जॉन बी, जॉन सी में भी कहीं कहीं डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें कुछ नोट दिए गए हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी टेबल्स है, इसको देखना है। विड्थ में भी इंक्रीज, भाई जहां पे वी आर जॉइंटिंग इनसाइड द ट्रेंच, जरूरी नहीं है कि हमेशा 300 ही होगा, भाई जहां पे आउटसाइड द ट्रेंच जॉइंटिंग पॉसिबल नहीं है या इनसाइड हमें करना पड़ेगी, जगह उतनी नहीं है या ट्रैफिक है, तो आप विड्थ ऑफ द ट्रेंच बढ़ा सकते हैं। इसका प्रोविजंस है नोट नंबर 1 में। अंडर नेशनल हाईवेज टू कवर बाय द पाइप डेप्थ ऑफ द मेजर ऑन क्राउन ऑफ द, जो डेप्थ मेजर करेंगे वो ओवर द क्राउन ऑफ द पाइप मेजर करेंगे। डेप्थ इज टू बी मेजर्ड ओवर द क्राउन ऑफ द पाइप, पूरी डेप्थ को क्राउन के पाइप से ही मेजर करते हैं। तो 900 mm में पाइप का डायमीटर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। इन केस ऑफ द मोल plug technique of the pushing coil of the diameter and 20 to 100 mm in narrow trench and width 300 mm in the मैंडेटरी। द इनिशियल कहीं पे आपको नॉर्मली टेक्निक्स पुशिंग कॉइल्स वगैरह के लिए डालना है, तो जरूरी नहीं है कि आप 300 mm का ही विड्थ लें, आप नॉर्मली 20 to 100 mm की नैरो ट्रेंच में भी काम कर सकते हैं। इनिशियल बैकफिलिंग मटेरियल सेल बी एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। द ग्रेविटी लाइन्स SDR मोर देन 22 और मैन्युफैक्चरिंग शुड बी ए कंसोल्ड अलाउड डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन बाय द डायनेमिक ट्रैफिक लोड। और ये SDR का कैलकुलेशन होता है आउटर डायमीटर अपॉन मिनिमम बॉल थिकनेस से SDR निकलता है। उसके बाद में क्वेश्चन वगैरह या ट्रैफिक लोड की वजह से यदि कुछ देना है तो वो चीजें हैं। ट्रेंचिंग बेडिंग के लिए है तो पॉलीथिलीन पाइप में कोई स्पेशल बेडिंग प्रिपरेशन नहीं करनी होती है।
और जहाँ भी रॉकी एरिया होते हैं सुटेबल, तो वहाँ पे सैंड बेडिंग दी जाती है, वो हमने आपको बताया। और ट्रेंच डेप्थ की बात करें तो डेप्थ सेल भी एज पर टेबल नंबर 3 वो हम बता चुके हैं। टेबल नंबर 3 में द इनिशियल बैकफिलिंग अप टू 150 mm above the crown of the pipe should be compacted with screen excavated material free from sharp stone or object with fine sand where no such material is available। वहां पे इस तरह का कोई मटेरियल नहीं हो तो आप सैंड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रूज 6.4.1 में मेंशन किया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो आपका एचडीपी पाइप की लिंक डैमेज हो जाएगी यदि वहां पे शार्पर एज है कहीं पे, क्योंकि लोडिंग बढ़ना है, प्रेशर बढ़ना है, कॉम्पैक्ट करना है, और यदि पाइप के ऊपर आ गया और वो पिन कर दिया तो फिर हमारी लिंक का मतलब नहीं बना ना। तो एक्सपेक्टेड सॉइल फ्रॉम द ट्रेंच शुड बी प्लेस सच अ वे दैट shall not interface with string and jointing of the pipe in all cases। सभी केसेस में 150 mm जो टॉप ऑफ द क्राउन है वहां पर अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है। और जहां पे रोड क्रॉसिंग है, हैवी ट्रैफिक है, तो वहां पे कंक्रीट पाइप के इनकेशिंग इज रिकमेंडेड भी है। एसडीपी पाइप पे इतना ज्यादा लोड नहीं दे सकते। पॉलिथिलीन पाइप कैन बी जॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ट्रेंच एज पर द साइट कंडीशन। ये चीजें कोडल प्रोविजन में मेंशन है। यदि कहीं ट्रेंच है, पानी के अंदर ट्रेंच में यदि आपको पाइप ले करना है तो पाइप लेइंग का फाउंडेशन स्टेबल होना चाहिए। जहां पे इस तरह की है तो वहां पे सबसे पहले अनस्टेबल है तो वहां पे सबसे पहले पाइप को निकालना है, पानी को निकालना है वहां से। और फ्लोटेशन है वहां पे, लाइकली फ्लूड है कुछ इस तरह। इन केस ऑफ सीधा सा मेंशन है ना, इन केस देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लोटेशन बिकॉज ऑफ लाइकली फ्लूड या इस तरह का कुछ है तो फिर कंक्रीट बेड इनकेशिंग करनी है एज पर द बुआंसी कैलकुलेशन। और ये चीजें इस तरह से आपको ये जो एंटी बुआंसी बेड कंक्रीट ब्लॉक्स आते हैं इस तरह का आप ले कर सकते हैं, उसमें पाइप को डाल सकते हैं। तो फील्ड टेस्टिंग, अभी आपने लेइंग और बैकफिलिंग की बात हो गई है। अब हम नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक, और जिसकी बात हम लास्ट में वीडियो में भी करें, यदि आपने वो देखा है तो आपके मन में जरूर होगा कि भाई वहां भी यहाँ भी, तो वो जो स्पेशल रिकमेंडेशंस थी एसडीपी पाइप के लिए प्लास्टिक पाइप इंस्टीट्यूट ने रिकमेंडेड किया था और ये इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड ने फील्ड टेस्टिंग रिकमेंडेड की है। तो इस चीज को और ज्यादा 7634 हम ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इंडिया में है, प्लास्टिक पाइप इंस्टीट्यूट आउट ऑफ इंडिया है। तो पाइपलाइन इज टू बी टेस्टेड shall be filled with water slowly allowing the surplus to entrapped air। और भाई देखो इसमें क्या है भाई, बेसिकली दोनों के प्रोविजंस एक से हैं, बट एक बार हम आपको इस कोडियल प्रोविजंस को भी बताना चाहेंगे और ये आइस कोड्स लगभग खत्म हो जाएगा। पूरा आइस कोड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या करना है, ईयर वॉल्व एट द हायर पॉइंट आपको लगाना है, एक तरफ से पानी डालना है, लोअर एंड से पानी डालना है और ईयर वॉल्व से एयर निकलती जाएगी। और बिफोर प्रेशर अप्लाइड द पाइपलाइन सेक्शन मस्ट बी टेस्ट shall be restrained against मूवमेंट। आपको ये देखना है कि पाइपलाइन का सेक्शन रिस्ट्रेंट है, कहीं मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, और एयर वॉल्व का हाई पॉइंट लगाना है। ठीक है, प्रेशर लगाने से पहले ये चीज देख ली। तो ये कहता है, ये पॉइंट है, पॉलिथीन पाइप शैल बी प्रिपेयर्ड टेस्टेड एट एम्बिएंट टेम्परेचर। भाई पॉलिथीन पाइप का प्रेशर टेस्ट है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पर करेंगे। एयर टेम्परेचर जो होता है आफ्टर फिलिंग द वाटर ऑफ द पाइपलाइन से लेफ्ट टू स्टेबलाइज। देखो पाइप को सबसे पहले आइस कोर्स, ये वाला वो लोग बोलते थे 4 घंटे में, कंपैरेटिवली बता रहा हूं, और इस आइस कोर्स में नॉर्मली ये बोला है उन्होंने, और इस आइस कोर्स को ही अभी हम बात करेंगे, कंपैरेटिवली कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो आपको नॉर्मली स्टेबलाइज पीरियड के लिए 1 घंटे तक पानी को भर के रख दो। नॉर्मली फिल विद द वाटर ऑफ द पाइपलाइन shall be left to stabilize the period। एम्बिएंट टेम्परेचर 1 घंटे के लिए रखा। फ्यूजन जॉइंट में भी कवर ड्यूरिंग टेस्टिंग। फ्यूजन जॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग के लिए। फ्लैंज जॉइंट्स जहां भी आपने यूज किए हैं तो वहां पे विजुअल इंस्पेक्शन के लिए इसे ओपन रखना है। द पाइपलाइन shall be filled with water and pressure testing shall be lowest point। पाइपलाइन shall be filled with water and pressure tested from the lowest point। लोवेस्ट पॉइंट से आपको प्रेशर लगाना है। पाइपलाइन पानी से भरा हुआ है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग पीरियड, आपको टेस्ट पीरियड के दौरान यदि कोई मेकअप वाटर यदि कंटिन्यूसली जरूरत लग रही है प्रेशर मेंटेन करने के लिए तो आप जरूर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और टेस्ट प्रेशर शैल बी 1.5 टाइम द रेटेड प्रेशर ऑफ द पाइप और टू द प्रपोज मैक्सिमम डिजाइन प्रेशर ऑफ द सेक्शन। जो भी हो 1.5 टाइम प्रेशर के हिसाब से हमने 7634 और 7634 में तो अभी हम हैं, और जो हमारा एसडीपी पाइप के लिए जो आइस कोड्स है उसमें बहुत अच्छे से बताया, आप जरूर जाके देखना उसको। अप्लाई द प्रेशर बाय कंटिन्यूसली पंपिंग एट द कांस्टेंट रेट। और आपको पंपिंग के द्वारा प्रेशर
कांस्टेंट रेट पर अप्लाई करना है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस किसी भी हाल में एयर का उपयोग नहीं करना है पानी की जगह पे, या आइस-कोट्स बोलता है। टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म ऑन रीजनेबल लेंथ ऑफ द पाइप। भाई जहां तक हो रीजनेबल लेंथ में हमें परफॉर्म करना है, लेकिन आइस-कोट्स कहता है द लॉन्ग लेंथ मोर देन 2000 मीटर, 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन होगी तो यू मे मेक लीक डिटेक्शन मोर डिफिकल्टी, लीकेज डिटेक्शन में डिफिकल्टीज होगी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें सिंपली बोला है इफ प्रेशर रिमेन स्टडी विद इन 5% ऑफ द टारगेट वैल्यू फॉर 1.5 आवर, यदि 1.5 घंटे तक 5% तक रहता है प्रेशर स्टडी और लीकेज इज नॉट इंडिकेटेड, और लीकेज इज नॉट, यदि लीकेज नहीं है तो फ्लैन कनेक्शन शैल बी ब्रूजली, और यदि आपको फ्लैन जो कनेक्शन है उसको विजुअली इंस्पेक्ट करना है, लीकेज नहीं होना चाहिए। इफ द टेस्ट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ लीकेज और इक्विपमेंट्स फेलियर, किसी भी वजह से यदि टेस्ट नहीं होता है तो फिर 8 घंटे का रेस्ट देना है। द टेस्ट सेक्शन शैल बी डिप्रेसाइज्ड and allowed to relax for at least 8 hours before starting the next testing sequence, or testing outside the trench is to be avoided as pipe pressure may involve safety issues। तो इसके लिए आउटसाइड ऑफ द ट्रेंच आपको अवॉइड करना है, इनसाइड द ट्रेंच ही टेस्टिंग करनी है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल और शेयर टू योर फ्रेंड्स, और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।